नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग बात करने जा रहे हैं संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की। आप सोचिए कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद किस प्रकार से डिफंक्टेड बॉडी हो चुकी है, जो अभी आज की तारीख में वेनेजुएला के मामले में कैसे विभाजित दिखाई पड़ी। आप सोचिए कि 5 स्थायी सदस्य जिनको की पावर है वीटो की, वीटो पावर जिसको डबल वीटो, वो भी वीटो नहीं डबल वीटो की जिसको पावर हो, उन कंट्रियों में विभाजन दिखाई पड़े। 2 अमेरिका के साथ खड़े दिखाई पड़े, 2 विरोध में खड़े दिखाई पड़े, और जो 10 अस्थायी सदस्य वहां पर हैं उनमें भी 3 कैटेगरी दिखाई पड़ी। कुछ तो अमेरिका के पक्ष में खुलकर दिखाई पड़े, यूएसए के पक्ष में, कुछ उनका सीधा विरोध करते समय करते हुए दिखाई पड़े, और कुछ बीच का रास्ता अपनाते हुए दिखाई पड़े, जो ये कहते हैं कि वो तो वेनेजुएला ठीक, मतलब राष्ट्रपति ठीक नहीं था, लेकिन कार्रवाई सावधानी पूर्वक होनी चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। आप सोचिए कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से क्या उम्मीदें की जा सकती हैं। आप याद करिए कि भारत का मामला भी सुरक्षा परिषद में गया था, और जब पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के उस हिस्से पर कब्जा कर लिया था जो कि भारत का मुकुट कहा जाता है, पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर जिसको कहते हैं, मीरपुर, मुजफ्फराबाद या गिलगिट बाल्टिस्तान, ये क्षेत्र पर जम्मू कश्मीर के हमला करके पाकिस्तान ने कब्जा किया था। और उस समय महाराजा हरि सिंह ने जब भारत के प्रधानमंत्री से कहा कि भाई हम इसको वापस ले सकते हैं, आप कमांड हमें दे दीजिए, मैं सुप्रीम कमांडर था, तो भारत के प्रधानमंत्री ने उनको कहा, ऑफिशियली चिट्ठियों के द्वारा कहा कि अब तुम अधिमलन कर चुके हो, अब तुम्हारा कोई राइट नहीं बचा, अब ये भारत सरकार तय करेगी कि क्या होगा, तुम्हारा रोल खत्म हो चुका है, तुम्हें प्रीवी पर्स दिया जा चुका है। ऐसी परिस्थिति में जब भारत के लोग ये कह रहे थे, भारत की सेनाएं आगे बढ़ रही थीं, भारत की सेनाएं उसको वापस लाने के लिए तैयार थीं, बहुत बड़े क्षेत्र पर हम घुस भी गए थे, तब नेहरू जी को किसी ने सलाह दे दी, खासतौर से मुझे लगता है माउंटबेटन ने सलाह दी होगी कि यूएनओ सिक्योरिटी काउंसिल चले जाओ। सिक्योरिटी काउंसिल में गए। सिक्योरिटी काउंसिल में उन्होंने कहा कि आप ही दुनिया के संरक्षक हैं, आप ही दुनिया के देवता हैं, आप ही सब कुछ हैं। हमारे क्षेत्र में, जम्मू कश्मीर के हमारे क्षेत्र में पाकिस्तान घुसाया, कृपया करके उनको निकालिए, नहीं तो ये यूएन उल्लंघन माना जाएगा। और यूएन उल्लंघन करके उनको पिटीशन दे दी। पिटीशन के बाद उन्होंने एक कमीशन बैठाया, यूएनसीआईपी जिसको कहा गया, यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान, और तत्काल सिक्योरिटी काउंसिल ने उसको सीज फायर कर दिया, सीज कर दिया। सीज का मतलब ये था कि स्टेटस को मेंटेन कर दिया, यानी कि मीरपुर, मुजफ्फराबाद या गिलगिट बाल्टिस्तान का हिस्सा पाकिस्तान के पास फिलहाल रहेगा, क्योंकि उसने कब्जा कर लिया, और बाकी का हिस्सा हमारे पास रहेगा। हम उसको वापस लेने की स्थिति में थे। पाकिस्तान की उस समय तो औकात बिल्कुल नहीं थी कि वो हमसे लड़ सकता था, लेकिन नेहरू जी ने सिक्योरिटी काउंसिल पर भरोसा किया, और सिक्योरिटी काउंसिल ने यूएनसीआईपी लॉट कर दिया। यूएनसीआईपी भारत आया, भारत में आकर उसने वो अपना हेडक्वार्टर बनाया। उसने पाकिस्तान में हेडक्वार्टर नहीं बनाया, उसने भारत में हेडक्वार्टर बनाया। आपको याद होगा यूएनसीआईपी का हेडक्वार्टर अभी मोदी जी की सरकार बनने के बाद उन्होंने खाली करवाया, जबकि शिमला समझौता हो चुका था 1972 में, और शिमला समझौता में ये तय हो चुका था कि ये बायलेटरल इशू होगा, हम मिलकर तय करेंगे, यूएनओ इसमें इंटरवेंशन नहीं करेगा, ये सिक्योरिटी काउंसिल का कोई रोल नहीं। फिर भी 1972 से लेकर अभी तक ऑब्जर्वर ग्रुप यहां पर पड़ा रहा, और वो कमीशन पड़ा रहा। बाद में मोदी जी ने कहा जब रोल ही नहीं है, जब यूएनओ का काम ही नहीं, कोफी अन्नान कह चुके हैं, बान की मून कह चुके हैं, और लगातार कई एक प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी जनरल कह चुके हैं कि भाई अब ये बायलेटरल इशू है, ये इंटरनेशनल इशू नहीं है, तो फिर आप यहां क्यों हैं। हालांकि पाकिस्तान आज भी लगातार उसको इंटरनेशनल इशू और वो बताता रहता है। आज की तारीख में पाकिस्तान यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी सदस्य, पहले भारत हुआ करता था, अभी वो अस्थायी सदस्य है। और अब सिक्योरिटी काउंसिल के सामने वही प्रश्न, देखिए सेम वही प्रश्न, जो प्रश्न 1947 में हमारे सामने हुआ करता था और हम लेकर गए थे, वही प्रश्न यूनाइटेड नेशन के सामने है। इस बार वेनेजुएला पर कब्जा करने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, और वेनेजुएला, ऐसा नहीं है कि वेनेजुएला के मामले में ये पहली बार हो रहा है। आप अक्टूबर में बात हुई, नवंबर में बात हुई, पिछले साल बात हुई, जब से ये डोनाल्ड ट्रंप वहां पर बैठे हैं तब से लगातार सिक्योरिटी काउंसिल में बात चल रही है कि भाई, और सिक्योरिटी काउंसिल ये बात कह रही है कि देखिए वहां कैरिबियाई समुद्र के अंदर जो कार्रवाई यूएसए कर रहा है, जो नौकाएं पकड़ रहा है, ड्रग्स के नाम से वहां हमले कर रहा है, नौकाओं को बंधक बना रहा है, वहां जहाज बंधक बना रहा है, वहां तेल के जहाज नहीं निकलने दे रहा है, और चारों ओर से बैरिकेडिंग करके रखा है, ये ठीक नहीं है, ये कन्फ्लिक्ट ठीक नहीं है। उधर से वेनेजुएला लगातार उसका प्रतिकार कर रहा था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को तो धन चाहिए और तेल चाहिए। तेल को लेने के लिए डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये कार्रवाई करे, तो फाइनली उन्होंने जब देखा कि कोई बहुत बड़ा प्रतिरोध नहीं हो रहा है, यूएनओ में भी कुछ नहीं हो पा रहा है, और संसार के बड़े कंट्री भी नहीं बोल रहे हैं, और संसार अभी एक पर तरफा नहीं बोलने को तैयार है, वो सब मिलीजुली अपनी अपनी कहानियां देख रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में
वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को, राष्ट्रपति को गिरफ्तार करते समझ में आता है, पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया। आनंद फानंद में सिक्योरिटी काउंसिल ने अपनी बैठक बुलाई। बैठक कोलंबिया ने बुलाई क्योंकि कोलंबिया इस समय सदस्य है। कोलंबिया ने ये आग्रह किया क्योंकि जैसे ही जिस दिन वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया गया था उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कोलंबिया के राष्ट्रपति को इशारा कर दिया कि देख लो, हवा तुम्हारी तरफ भी आ रही होगी, एशेस तुम्हारी तरफ भी आ रही होंगे, ये हाल किसी का भी हो सकता है और तुम भी सावधान रहो। कोलंबिया इस समय अस्थायी सदस्य है सिक्योरिटी काउंसिल का। कोलंबिया ने और सोमालिया इस समय उसको प्रेसाइड कर रहा है, मतलब अध्यक्षता कर रहा है इस वर्ष के लिए। सोमालिया अध्यक्ष अभी इस वर्ष सॉरी इस अभी सोमालिया अध्यक्षता कर रहा है और कोलंबिया ने एप्लीकेशन लगाई। कोलंबिया का साथ देने वाले दो खुलकर कंट्री सामने आए, सोमालिया सामने आया, कोलंबिया सामने आया। कोलंबिया तो आया ही, इसके अलावा चीन और रूस सामने आए। चीन और रूस तो स्थायी सदस्य हैं जो सामने आ गए, उन्होंने अपनी बात कही। यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका ने कहा कि हमने कोई कब्जा नहीं किया, हमने कोई सैन्य कार्रवाई नहीं की, हमने तो लॉ एनफोर्समेंट का काम किया है। हमारे अपराधी हैं। 2024 में जो चुनाव हुआ था वो गलत तरीके से किया था, हम उनका मुकदमा चलाना चाहते हैं। ये गलत तरीके से राष्ट्रपति, अवैध तरीके से राष्ट्रपति बने थे। भाई उनका चुनाव है, जैसे भी उनका इंटरनल चुनाव हुआ हो, अच्छा था, खराब था, गलत था, सही था, जो भी था, लेकिन आप इंटरवीन करेंगे, बोले हम उनका चुनाव गलत हो गया जब से वो गलत तरीके से राष्ट्रपति बने बैठे हुए हैं और वो ड्रग्स का कारोबार अमेरिका में करते हैं, इसलिए वो हमारे दोषी हैं, हमारे दोषी। हमने एक व्यक्ति को पकड़ने का किया। फिर उन्होंने एक पनामा का पुराना इलस्ट्रेशन दिया, बोले पनामा के अंदर, और पनामा इस समय सौभाग्य से सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य है, तो उन्होंने कहा पनामा में भी हमने पहले एक अपराधी को पकड़ा था और वो राष्ट्रपति था और वो था, ये था, पनामा नहर का, वो उसमें नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन उन्होंने कहा मानवाधिकारों का उल्लंघन के मामले में वो था और हमने पहले उठाया था 1989 में या 79 में, जो भी डेट उन्होंने बताई, और कहा कि भाई ये अमेरिका हमेशा से करता आया, हमने सद्दाम हुसैन को भी पकड़ा था, हमने इनको भी पकड़ा। हम विश्व में अगर कहीं कुछ खलबड़ी रहती है, गड़बड़ी रहती है और खासतौर से अमेरिका के खिलाफ रहती है तो हम वो अपनी कार्रवाइयाँ करते हैं। अफगानिस्तान में हमने कार्रवाई की, इराक में हमने कार्रवाई की, फलानी जगह कार्रवाई, ये कहानी बता रही। अब ये जो अमेरिका ने कहा, इसका अब समर्थन करने वाले, विरोध करने वाले देशों की बात आती है। तो विरोध करने के लिए खुलकर कोलंबिया, सोमालिया, लाइबेरिया, बहुत छोटे छोटे कंट्री हैं, डीआरसी बहुत छोटे छोटे कंट्री हैं, इन्होंने कहा संप्रभुता का उल्लंघन कैसे किया जा सकता है। सारे कंट्री इक्वल फुटिंग पर आते हैं, सबकी मान्यता समान है, सब कोई समान राइट रखता है। और यूएनओ के सदस्यों के रूप में अंतरराष्ट्रीय कानून यह कहता है कि कोई किसी की टेरिटरी में इंटरवीन नहीं करेगा। अगर उसको कोई समस्या आती है तो फिर वो यूएनओ आएगा, सिक्योरिटी काउंसिल उसको तय करेगी, फिर उसका रेजोल्यूशन पास होता है, उसके खिलाफ तमाम तरह की कार्रवाइयां होती। चूंकि यूएनओ बना बैठा है इसलिए सभी देश मिलकर उसको समझते हैं और वाकई में सही क्या है उसको करते हैं। और अगर फिर भी नहीं मानता तो शांति सेनाएं हमारे पास हैं, शांति सेनाओं के माध्यम से ऐसा करते हैं। तो फिर ये जो कार्रवाई आपने की है, ये गलत तरीके से आपने इंटरवीन किया है, गलत तरीके से कब्जा किया है, गलत तरीके से आप दूसरे की संप्रभुता में इंटरवीन करके और आपने एक देश पर कब्जा कर लिया है। वो कहते रहे कि नहीं साहब हमने कब्जा नहीं किया, हमने तो ये किया, हमने तेल। तो ये भी हुआ कि इस समय वेनेजुएला के राजदूत ने सिक्योरिटी काउंसिल के सामने कहा, चूंकि वेनेजुएला का मामला है, एक चीज याद रखिएगा, सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एक व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था के तहत जिस कंट्री का मामला होता है उसको स्पेशल रिप्रेजेंटेशन करने का अधिकार होता है। चूंकि ये मामला दो कंट्रियों का है, वेनेजुएला का और यूएसए का, यूएसए परमानेंट सदस्य है इसलिए उसको अलग से बुलाने की जरूरत नहीं, लेकिन वेनेजुएला का मामला है इसलिए उनके राजदूत को बुलाया। उन्होंने कहा देखिए हमारे तेल क्षेत्रों को कब्जा करने की ये पॉलिसी थी, ये कोई एक्शन नहीं, कोई रिएक्शन नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे तेल क्षेत्र को हड़पने का मामला है और हमारे जो एनर्जी का मामला है, जो हमारा सॉवरेन राइट है, हमारा समृद्ध तेल का भंडार, हमारे खनिज, ये मेन इशू है जिसकी वजह से इन्होंने ये किया है। बाकी तो इन्होंने ये जो साल डेढ़ साल से पका रहे थे कहानी, इन्होंने ये पकाकर किया है। डेनमार्क की बात आती है, डेनमार्क तो संसार में सबसे बड़ा पीस की बातें करता है, ग्रीस भी पीस की बातें करता है, पनामा, ग्रीस, डेनमार्क, इन्होंने कहा लोकतंत्र की बहाली होनी चाहिए, मानवाधिकारों की रक्षा होनी चाहिए और ड्रग तस्करी का अंत होना चाहिए, और ये सब गलत कर रहे थे। अच्छा, ये डेनमार्क कहे, ग्रीस कहे, पनामा, ये तो वैसे ही अमेरिका के पक्ष में खड़े दिखाई पड़ते हैं हमेशा से, क्योंकि ये ईसाई देश हैं। एक चीज हमें ध्यान रखिए अमेरिका के विषय में। अच्छा, डेनमार्क को लेकर ये जो ग्रीनलैंड का मामला है, ग्रीनलैंड के मामले में सारे अलग सुर पकड़े हुए हैं।
पहले तो जैसे मैंने पहले बताया कि ये सारे 3 गुटों में बटे हुए हैं, एक खुला समर्थन कर रहा है, एक खुला विरोध कर रहा है, एक ग्रुप जो है वो बीच की बात कर रहा है। लेकिन जब ग्रीनलैंड की बात आई और अमेरिका ने ये बात कही कि ग्रीनलैंड उनका हिस्सा है, तो ग्रीनलैंड इस समय डेनमार्क के ऑक्यूपेशन में है और वहां ग्रीनलैंड में एक प्रधानमंत्री होता है, वहां एक सरकार बनती है। तो ग्रीनलैंड को लेकर डेनमार्क ने बिल्कुल खुले तौर से कहा कि देखो, ये नाटो को भी खत्म कर देगा और ये सब कुछ खत्म कर देगा। अच्छा, ग्रीनलैंड का मामला जैसे ही आया तो यूरोप को लगा कि अमेरिका केवल लैटिन अमेरिका में कब्जा नहीं कर रहा, अमेरिका केवल खाड़ी में कब्जा नहीं कर रहा, अमेरिका केवल दूसरे देशों पर नहीं कर रहा, अब तो वो हमारे ऊपर ही आ रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे जर्मनी कभी अगल बगल कब्जा करने के लिए परेशान था। तो फिर नाटो के सहयोगी ने बोलना शुरू कर दिया, खासतौर से स्पेन ने, फ्रांस ने, इन्होंने कहना शुरू किया कि भाई अपने सहयोगियों के लिए ऐसा विचार नहीं किया जा सकता और ये जो विचार अपने सहयोगियों के लिए किया जा रहा है वो ठीक नहीं। अमेरिका को इस समय समस्या यह है कि उसको ग्रीनलैंड चाहिए, उसको ईरान चाहिए, उसको इराक उसके कब्जे में है, उसको कनाडा चाहिए, उसको वेनेजुएला चाहिए, उसको कोलंबिया चाहिए। क्यों? क्योंकि उसकी इकोनॉमी बस्ट हो रही, वो मर रहा है, अमेरिका मर रहा है। उसको जीवित रहने के लिए शक्ति की आवश्यकता है, उसको जीवित रहने के लिए करना पड़ रहा है। इसलिए अमेरिका इस समय जो भी कर रहा है वो सिर्फ इकोनॉमी के लिए कर रहा है और शक्ति तो इसीलिए उन्होंने अर्जित करके रखी थी। इसीलिए हमेशा से कहा जाता है कि शक्ति को अर्जित करके रखिए, शक्ति ही फाइनल काम आने वाली है, बाकी तो सब जैसा चल रहा है वैसा चल ही रहा है। यूएसए का जो राष्ट्रपति होता है, यूएसए की जो डेमोग्राफी है वो यूरोपियन डेमोग्राफी है। यूरोप से यूएसए अलग हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि यूरोप का प्रभुत्व खत्म हो गया। जब उन्होंने कब्जा किया तो यूरोपियन आबादी वहां पर बस गई, क्रिश्चियनिटी उन्होंने फॉलो की, नेटिव इंडियंस को उन्होंने या तो मार डाला या तो नेटिव इंडियंस को उन्होंने खत्म कर लिया। हाशिए पर खड़े हो गए नेटिव इंडियंस, जो कहा जाता है मतलब लोकलाइट्स, जो 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 रेड कलर के माने जाते थे। ये केवल यूएसए में नहीं, ये ऊपर कनाडा में भी हुआ, नीचे मैक्सिको, पूरे क्षेत्र में उन्होंने ये कर लिया कि जो यूरोपियंस वहां पर गए, चाहे स्पेन गया हो, चाहे फ्रांस गया हो, चाहे ब्राजील, चाहे चाहे बाकी के देश गए हों, या ये ब्रिटेन गया हो, लेकिन इनके लोग वहां स्थापित हो गए। उन लोगों ने आंदोलन करके महारानी से या ब्रिटिश या यूरोपियन जो प्रभुत्व था उससे आजादी पा ली। लेकिन उन्होंने आजादी पा जरूर, लेकिन वो ईसाई बैठ गए और उन्होंने डेमोग्राफी चेंज कर डाली। वो उनके साथ आज भी, चूंकि उनके ओरिजिनल कंट्री वही है, इसलिए उनके पूर्वज वहीं, जैसे हम कहते हैं कि भारतीय मूल का कोई व्यक्ति है, वैसे ही वो उनका जो मूल है अमेरिका के अंदर, जो ईसाई गोरे का मूल है, वो मूल सारा का सारा आता है यूरोप से। इसलिए वो यूरोप का एक्सटेंशन है, वो यूरोपियन मूल के लोग हैं और वही पॉलिसी रखते हैं। इसलिए मोस्टली यूरोप उनके पक्ष में खड़ा दिखाई पड़ता है। नहीं दिखाई पड़ेगा तो एशिया नहीं दिखाई पड़ता है खुलकर, नहीं दिखाई पड़ेगा तो अफ्रीका खुलकर नहीं दिखाई पड़ता है, नहीं दिखाई देगा तो लैटिन अमेरिका खुलकर नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन यूरोप यूएसए के पक्ष में मोस्टली खड़ा दिखाई पड़ता है। इसलिए डेनमार्क, ग्रीस, पनामा, इनकी किसी की हम बात करें, ये सब उनके पक्ष में खड़े दिखाई पड़ते हैं। यहां तक कि जो स्थायी सदस्य, जो कभी ग्रेट ब्रिटेन हुआ करता था, कभी फ्रांस हुआ, फ्रांस और ब्रिटेन ने भी समर्थन किया अमेरिका का। आप सोचिए, फ्रांस और ब्रिटेन ने भी ये कहा कि भाई जो क्षेत्रीय आतंकवाद है, जो ड्रग्स की समस्या है, जो ड्रग्स टेररिज्म है, इसको कोई तो खत्म करेगा। जब वो राष्ट्रपति ये खिलवा रहे हैं तो कोई तो एक्शन लेगा, वो लोकतांत्रिक तरीके से। लेकिन ये सब करके फिर जो मक्खन पालिश की, फिर बाद में कहा नहीं लेकिन वहां खून खराबा नहीं होना चाहिए, लोकतांत्रिक तरीके से वहां बहाली होनी चाहिए, लोकतांत्रिक तरीके से चलना चाहिए और पीपल्स इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, लोग हताहत नहीं होने चाहिए, लोगों को समस्या नहीं होनी चाहिए। आप सोचिए कि ब्रिटेन और फ्रांस पक्ष में खड़ा दिखाई पड़ा, डेनमार्क, ग्रीस, पनामा पक्ष में खड़ा दिखाई पड़ा। बाकी के सदस्य बहरीन, लातविया और पाकिस्तान। अब पाकिस्तान की तो कोई हैसियत नहीं अमेरिका के आगे, भारत होता तो एक बार खुलकर बोलता। बहरीन और लातविया ये वो हैं जो कि हैं तो मुस्लिम कंट्री, लेकिन ये अमेरिका की लॉबी के पार्ट हैं। अमेरिका अगर इनसे कहता है सुसु करो तो सुसु करेंगे, पॉटी करो तो पॉटी करेंगे, इधर जाओ तो उधर जाएंगे, उधर जाओ तो इधर जाएंगे। यहां तक कि पाकिस्तान ने अपनी सेनाएं, आप सोचिए, हमास के विरुद्ध इजराइल के पक्ष में, आप अमेरिका के कहने पर, जैसे ही अमेरिका ने आह्वान किया तो वहां भेजने के लिए
मतलब सहमति दे दी असीम मुनीर ने, और ये भी कहा कि भाई शांति बहाली के लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए। भारत से विरोध ये सब कुछ इसलिए चल रहा है क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ने माना नहीं। भारत के प्रधानमंत्री ने कहा हमें तीसरा इंटरवेंशन नहीं चाहिए, पाकिस्तान डीजीएमओ बात होनी चाहिए, हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे ऊपर अगर जेडी वेंस ने कोई बात कही थी कि पाकिस्तान बम इस्तेमाल कर सकता है, तो हमने कहा कर लेने दो, देख लेने दो उनको भी, हम उनको निस्तेनाबूद कर देंगे। ये भारत के प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दे दिया। अब अमेरिका को तो नागवार गुजरता ही है। भारत का प्रधानमंत्री, भारत स्वतंत्र राष्ट्र है, भारत अपनी संप्रभुता को जानता है, भारत अपनी सिस्टम को जानता है, भारत अपनी अक्षुण्णता को जानता है। और भारत के प्रधानमंत्री इस समय यशस्वी प्रधानमंत्री जो विश्व लेवल पर काम कर रहे हैं, भारत को सशक्त बनाने में उनकी बड़ी भूमिका है, भारत को अक्षुण्ण बनाने में बड़ी भूमिका है, भारत को सॉवरेनिटी को मेंटेन करने में बड़ी भूमिका है। इसलिए भारत का तो उन्होंने ऐसा कर लिया, पर पाकिस्तान, बहरीन, लातविया, ये सब बीच का रास्ता दिखाई पड़ा। भाई नहीं होना चाहिए लेकिन हो गया तो क्या हुआ, हो जाना चाहिए था पर कर दिया तो क्या हो गया, ये सब कहते दिखाई पड़े। केवल 2-3 कंट्री, कोलंबिया, सोमालिया, डीआरसी, लाइबेरिया, रूस और चीन, इन्होंने खुलकर कहा कि भाई देखो, जो क्षेत्रीय संप्रभुता है, क्षेत्रीय संप्रभुता के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और इसमें यूएनओ को इंटरवीन करना चाहिए। यूएन इंटरवीन करके अमेरिका को आड़े हाथों ले, फोर्सेस चाहिए तो हम देंगे, आपको कार्रवाई करनी है तो हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन यूएस के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अब आप समझ लीजिए, हालांकि भारत से जब स्वतंत्र स्टेटमेंट की बात आई, भारत कह रहा है मैं ऑब्जर्व कर रहे हैं भैया, हम क्या बताएं, अभी हम बात करेंगे लेकिन क्षेत्रीय संप्रभुता तो मेंटेन रहनी चाहिए, उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। कोई किसी दूसरे देश में युद्ध का रास्ता नहीं, खून खराबे का रास्ता नहीं, अकड़ पकड़ का रास्ता नहीं, दूसरे देशों में किसी का इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर भारत ने एक सधी हुई प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिका के विरुद्ध प्रतिक्रिया दे दी। ये जो भारत कर सकता था वो कर दिया, लेकिन अभी की जो सिचुएशन है, इस पूरी सिचुएशन को अगर हैंडल करेंगे तो ये बात बिल्कुल साफ नजर आ रही है कि विश्व भी जो ताकतवर है या जो अत्याचारी है उसके पक्ष में खड़ा दिखाई पड़ रहा है। अब वेनेजुएला लगातार कह रहा है कि भाई हम अंतिम क्षण तक लड़ेंगे, हम इनको इंटरवीन नहीं कर, हमारे तेल के खदानों के लिए ये सब कुछ किया गया है और कुछ नहीं है, ये कोई कार्रवाई नहीं है, ये शुरू से सिर्फ इनको खदान चाहिए थे। पिछले 12-13 साल से यही प्रयास कर रहे हैं कि कैसे इनको हमारे पास जो खनिज संपदा है वो हमारी इनके पास चली जाए, इसकी कार्रवाई और कुछ नहीं है। और हम आह्वान करते हैं कि अमेरिका ये जो उसने किया है, हमारे राष्ट्रपति को तत्काल वापस करे, उनकी पत्नी को तत्काल वापस करे, जो भी करना है वो हमारा देश करेगा। आपको राइट नहीं है कि आप हमारे आंतरिक मामलों में इंटरवीन करें। मैं समझता हूं कि ये विश्व उनके साथ है जिसके पास शक्ति है, इसलिए भारत के प्रधानमंत्री बैठने के बाद सबसे पहले शक्ति अर्जित करने का काम कर रहे हैं। आप याद करिए कि जब नेहरू जी ने कहा हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के पार्ट हैं, और उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था तुम नॉन अलाइनमेंट के पार्ट हो, लेकिन दूसरा तो दूसरा कंट्री ऐसा नहीं है, अड़ोसी पड़ोसी आपके ऐसे नहीं है, वो तो अतिवादी हैं, उनका सामना कैसे। तो हमें शक्ति केवल दूसरे पर कब्जा करने के लिए नहीं अर्जित करनी, हमें शक्ति अपनी डिफेंस के लिए भी अर्जित करनी। जो नेहरू जी ने नहीं सुना था उसका परिणाम 1962 निकला था। भारत के प्रधानमंत्री डिफेंस कॉरिडोर, भारत में डिफेंस के इक्विपमेंट, भारत आत्मनिर्भर डिफेंस में हो, इस पर पूरी शक्ति से काम करें। इसलिए सबसे ज्यादा योग्य व्यक्ति जो पार्टी में उस समय था, राजनाथ जी को उन्होंने डिफेंस में लगाया ताकि आत्मनिर्भर डिफेंस में हम हो सकें। मैं समझता हूं कि हमें सिर्फ 10 वर्ष का समय और चाहिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, और तब तक ये थोड़ी नौजबिल्ले हमसे दूर रहें। इतने में हम चीन और रशिया की स्थिति पर आ जाएंगे कि अमेरिका या कोई भी देश हमारी तरफ सोचने से पहले 100 बार सोचे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।